जी अस्सलाम वालेकुम सामाइन, आप सुन रहे हैं रेफा FM 102.2 और सामाइन अभी इस वक्त प्रोग्राम पेश खिदमत है CDC टाइम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, जहाँ पे स्पेशल बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको लाइफ स्किल्स, लाइफ टाइम लर्निंग स्किल्स जो है उनकी तरफ उनको मोटिवेट किया जाता है और फर्दर उनको ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मज़ीद उसमें इनिशिएटिव्स पे काम किया जा रहा है। CDC टाइम हमारा ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम हर प्रोग्राम में एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, एक नए टॉपिक के हवाले से हम बात करते हैं और उसके लिए यकीनन हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ इस लाइव शो में मौजूद हैं मिस मारिया नवाब। और मिस मारिया नवाब जो हैं ये स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं एट चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। और मिस मारिया को हम ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू। अच्छा, अब मिस मारिया आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो बच्चे की आप कह सकते हैं कि अवाइल उम्री है और उसकी ज़िंदगी के जो शुरू के साल हैं वहाँ पे लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है और उसमें क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और क्या बेहतरी लाई जा सकती है, उसके हवाले से आज हम ट्रांसमिशन में बात करेंगे। सामीन, हम प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो आप रेफा FM 102.2 पे समाअत फरमाने के साथ साथ ये हमारा जो फेसबुक पेज है रेफा FM 102.2, वहाँ पे आप इस प्रोग्राम को लाइव भी देख सकते हैं। वहाँ पे ये प्रोग्राम अभी इस वक्त लाइव नशर हो रहा है। वहाँ पे आप इस प्रोग्राम को लाइव देखते हुए अगर आपके कोई भी सवालात हैं, कमेंट्स हैं, किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक के हवाले से या CDC के हवाले से, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी मिस मारिया, मैं चाहूँगी कि हम आज के टॉपिक पे बात करने से पहले अगर हम अपने सामीन की सहूलत के लिए अगर हम थोड़ा सा CDC का इंट्रोडक्शन हम बता दें कि CDC क्या है और वहाँ पे किस तरह के इनिशिएटिव से काम किया जाता है। जी, मैं CDC चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रेफा का इदारा है। इसमें ये है कि हम लोग ये 2011 में बना था और इसमें हम डिफरेंट डोमेन्स के साथ बच्चों को डील करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट डोमेन जो हमारी है, जो मेरी रिलेटेड है, स्पीच एंड लैंग्वेज, जिसमें हम जिन बच्चों को बोलने चालने का या कुछ खाने पीने का इस रिलेटेड जो बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम लोग डील करते हैं। और इसके बाद हमारे पास ABA थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट, जो जिन बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज होते हैं तो उनके साथ डील किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ADLs हैं। ADLs की डोमेन है जिसमें जिन बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स या और डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा लिटरेसी भी बच्चों पे काम होता है, जिन बच्चों को लिखने पढ़ने इसमें डिफ़िकल्टी पेश आती है तो उनके साथ काम होता है। और इसके अलावा हमारे पास है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी की डोमेन है जिन बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स या जिन बच्चों के मसल्स वीक होते हैं, वो चलने फिरने में उनको जो प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो फिजियोथेरेपी वाले उनको डील करते हैं। और CDC में चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में हमारे पास डिफरेंट जो किस्म के वो डिसऑर्डर्स के साथ हम काम करते हैं, जिसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज़म, सेरिब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे हैं। और इसके अलावा हमारे पास CP और हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो मैंने पहले बताया है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। सही। अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद ये जानना चाहूँ कि अभी इस वक्त जो हमारा इदारा CDC जो अभी यहाँ रावलपिंडी में मौजूद है, यहाँ पे भी गालिबन कितने आपके पास स्ट्रेंथ होगी, कितने बच्चे अभी आपके पास यहाँ पे हमारे पास अभी 35 की स्ट्रेंथ है। सही, 35 सही। और वो सारे पिंडी इस्लामाबाद से ही? पिंडी इस्लामाबाद से और कुछ दूर से भी आते हैं। जी, सही। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे पास 2 स्लॉट्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, जो एक है 9 till 11 और उसके बाद है 12 till 2। जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें हम लोग छोटे बच्चों के साथ मेजॉरिटी छोटे बच्चों को इनरोल करते हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्लॉट होता है 12 ऑनवर्ड्स, उसमें हमारे पास बड़े बच्चे भी आते हैं। और बड़े बच्चों को हम एक वो
स्कूलिंग का सिस्टम हमने रखा हुआ है कि जिन बच्चों को स्कूलिंग रिक्वायर्ड उन्हें हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो स्कूल लर्निंग स्कूल का एनवायरनमेंट एक तरह से उनको बच्चों और को मिल उसको हम सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मिस मारिया, यहाँ पे अभी लास्ट कुछ प्रोग्राम्स में यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स मौजूद थे उनके मुताबिक कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप है और उसको एक ही बंदा डील करे, तो हर बच्चे के लिए एक अलग इंस्ट्रक्टर मौजूद है। ये 1-to-1 सेशन होता है हर थेरेपिस्ट के साथ एक बच्चे का, और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं, वो वीकली बेस पे होती है। जैसे फ्राइडे को हम लोग वीकली एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 to 3 स्टूडेंट्स होंगे और उनको हम लोग करवाएंगे। उसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को सोशलाइजेशन स्किल्स उसके लिए आता है, मतलब वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके लिए कि एक बच्चा जो कि सिर्फ 4 days a week सिर्फ 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहा था थेरेपिस्ट के साथ, उसको हम फिर एक्टिविटीज़ जब फ्राइडे को करवाते हैं तो उसका दूसरे बच्चे के साथ भी इंटरेक्शन करवाते हैं कि वो उसके साथ कैसे खेलेगा या उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो वो हमारी वीकली बेसिस पे ग्रुप सेशंस 2 to 3 स्टूडेंट्स का हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम हमारा जो आज का टॉपिक है जिसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम कंडक्ट किया और उस पर हम बात करने जा रहे हैं, वह इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे के जो शुरू के चंद साल हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से किस कदर इम्पॉर्टेंस रखते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए भी और यकीनन अपने सामीन की नॉलेज के लिए भी समझना चाहूँगी कि ये अर्ली ईयर्स क्या होते हैं और इनको आप लोग अपने उस डोमेन में किस ईयर से किस ईयर तक डिफाइन करते हैं। जी, इसमें अर्ली ईयर्स में कुछ लोग ये समझते हैं कि अर्ली ईयर्स यही है कि वो बर्थ के बाद है, ठीक है, कि बर्थ के बाद टिल 3-4, लेकिन ये अर्ली ईयर्स आपकी जब एक मदर जब कंसीव करती हैं तब भी हम उसको भी अर्ली ईयर्स में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आफ्टर बर्थ का बताऊं तो टिल 3 एज तक जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो वो उसमें हम काउंट करते हैं कि बच्चा उसके अर्ली ईयर्स काउंट हो रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि टिल 3 तक बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि प्रॉब्लम अगर मैं डिफाइन करूं कि कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे, ठीक है, जैसे वालिदैन कंप्लेन करते कि बच्चा नहीं बोल रहा या नहीं चल रहा, ठीक है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि प्रोब हम ये करते हैं कि जब मदर ने कंसीव किया था तो मदर ने किस किस्म की इन्वायरमेंट से उसका इंटरेक्शन हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा ड्यूरिंग कंसीविंग बच्चे का ब्रेन तब से डेवलप हो जाता है, तो अगर उस वक्त हम प्रोब करते हैं कि क्या मदर को किसी किस्म का स्ट्रेस तो नहीं था या किसी किस्म की कोई टेंशन या कुछ इस तरह के मसाइल जो मदर्स को दरपेश आते हैं, तो वो हम प्रोब करते हैं कि क्योंकि वो उस वक्त अफेक्ट कर रहा होता है बच्चे को, ठीक है, ना ही सिर्फ मदर को अफेक्ट कर रहा होता है, वो बच्चे को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो हम अर्ली ईयर्स उसको भी काउंट करेंगे। तो उसके बाद जब आफ्टर बर्थ की जब बारी आती है तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि अर्ली ईयर्स में वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। क्योंकि बच्चा उसमें जो हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं बच्चा वही लर्न करता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि बच्चा खुद से हर चीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो दूसरों को देखता है, अपने आइस विजन, वो अपने सारे जो सेंसेस है उससे एक्सप्लोर करके वो सीखता है। तो ये बहुत क्रिटिकल पीरियड भी होता है और ये इसमें ये कि बच्चा हर चीज़ लर्न कर रहा है। तो ये उसके अर्ली ईयर्स है, ये टिल 3 and 4 तक, तो हम इसे अर्ली ईयर्स काउंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो समझ यहाँ पे ये बात वाज़ह हो गई कि जब भी बच्चों के और ख़ास तौर पे इस तरह के बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं, उनके अगर लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात होती है तो जो अर्ली ईयर्स काउंट होते हैं या उनके जो शुरू के साल काउंट होते हैं उसमें ना सिर्फ ये कि बच्चे की पैदाइश के बाद के वो साल काउंट होते हैं, बल्कि उससे पहले जब एक मदर ने इस प्रोसेस को कंसीव किया, एक बेबी जो है उसको कंसीव किया, तो वहाँ से ही वो जो तमाम टाइम है, यकीनन वो 9 माह का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो वहाँ से ही बेसिकली देखा जाना शुरू हो जाता है कि बच्चा जो है वो माँ जो है वो किस तरह के माहौल में उस बच्चे को लेके परवान चढ़ रही है, और फिर उसके बाद यकीनन उसकी बर्थ का जो टाइम है, उसके पैदाइश के बाद का जो टाइम है, उसमें वो साल भी काउंट होते हैं। अच्छा जी, अच्छा मिस मारिया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमने अर्ली ईयर्स की बात की और आज हम स्पेशली जो हमारा फोकस है कि
अर्ली इयर्स में लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह की अहमियत रखती है और किस तरह से उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये जो अवाइल साल होते हैं या अवाइल उम्री कह सकते हैं, या जो शुरू के इंसान के साल होते हैं, इसमें इस तरह के बच्चों को क्या कुछ सिखाना चाहिए और सिखाने के लिए क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या मैकेनिज़म्स हो सकते हैं जिसके थ्रू बच्चों को लैंग्वेज की डेवलपमेंट के विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से बच्चों को चीज़ें सिखाई जा सकती हैं? जी, इसमें यह है कि देखें, जब बर्थ जो 4 महीने का बच्चा होता है, ठीक है, उसके साथ आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, मतलब आप जब उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको आगे से स्माइल पास कर रहा है, ठीक है, स्माइल दे रहा है या आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है, तो दिस इज उसकी अंडरस्टैंडिंग में कि कोई जो पेरेंट है, मदर, वो उसके साथ बात कर रही है, तो ही हैज़ अंडरस्टैंडिंग कि अब वो उसने स्माइल पास करनी है। ऑब्वियसली उस वक्त बच्चा नहीं बोल सकता, तो उसकी जो नॉन वर्बल इंटरेक्शन है वो यही है, थ्रू स्माइलिंग या थ्रू लुकिंग, ठीक है, तो दिस इज़ लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि हम बच्चे के साथ जितना इंटरेक्ट करें ये बर्थ के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के बच्चे को हम लोग कोई टाइम ना दें। इग्नोरेंस जो होती है उसमें अगर आप लेके चलेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे कि आपका बच्चे की जो लैंग्वेज है, आम ज़ुबान में इसे कहेंगे, जो अभी मैंने स्माइल की एग्जांपल दिया या देखने की एग्जांपल दिया है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बच्चा आपको देख के स्माइल पास कर रहा है या जब उसे भूख लगी है तो वो क्राई कर रहा है, ठीक है, क्राई कर रहा है, या फिर आप उसे बुला रहे हैं या कडल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो जब ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बेबी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आप जितना इंटरेक्शन उसके साथ होगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, या अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई मसला है कि बच्चा नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, तो फिर पेरेंट को ये क्लिक हो जाना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, कि जब आप बच्चे को बुला रहे हैं या बच्चे की तरफ देख रहे हैं, बच्चा आपकी आवाज़ को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, या जैसे 6 माह का बच्चा है वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, बैबलिंग जैसे बब्बा, इस तरह के मम्मा, ये इस तरह के साउंड्स हैं जो बच्चे निकालना शुरू करते हैं। आप उसके सामने अगर ये वर्ड या ये साउंड्स बोल रहे हैं, क्या बच्चा आपको आगे से इमिटेट बैक कर रहा है या नहीं, कॉपी कर रहा है या नहीं। तो आप ये जब ये इंटरेक्शन है, देखें इसमें ये कि हम उसको सिखा रहे हैं और आगे से वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये टेक्निक्स हैं कि आप इसको इस तरीके से लेके चलें, और अगर आपको वो नहीं मिल रहा, मतलब आगे से रिस्पॉन्स बच्चे का नहीं मिल रहा, तो वो फिर आपको देखने की, मतलब इसमें थोड़ा क्लिक हो जाना चाहिए कि कुछ बेबी के साथ ये कुछ ना कुछ लैंग्वेज के मिसाइल चल रहे हैं। ठीक है, इसमें मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने ये बताया कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन जो है वो इस सारे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लेट्स से मदर किसी तरह की बीमारी में या किसी तरह की स्ट्रेस आउट फील में चली गई हैं, या समटाइम इस तरह से होता है कि खुदा न खास्ता ड्यूरिंग बर्थ जो है वो एक मदर जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाती हैं और उसके बाद फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स उसके अराउंड रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझती हैं कि कौन जो है वो इस तरह की ज़िम्मेदारी ले सकता है और कौन कौन जो है वो बच्चे को कुछ सिखा सकता है या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और ये इंटरेक्शन जो है वो मैटर करना कितना ज़रूरी है? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंटरेक्शन है वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपने एग्जांपल दिया कि इस केस में जैसे मदर सर्वाइव ना कर पाए, तो उसके बाद पहली बात तो यह है कि मदर के अलावा कोई बच्चे के साथ उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं दे सकता जितना मदर देती हैं। लेकिन इन केसेस में यस, फादर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देन उसके जो इमीडिएट केयर गिवर्स होते हैं तो वो भी सिखा सकते हैं। इन केसेस में ये कि जो बच्चों के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि वो आप इस तरीके से उस बच्चे को सिखाएं, और फिर उसमें अगर आपको कुछ ना कुछ लैक नज़र आ रहा है तो आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मिस मारिया, आपको बताते चलें कि हमें अभी इस वक्त फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं किंजा काज़मी हैं, नूर फातिमा हैं और नाज़मा नवाब हैं, जो कि इस वक्त अभी हमें फेसबुक पे इस वक्त उन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है, और इसके साथ साथ वो कुछ सवालात भी हैं जो आप कहें तो अभी साथ में हम पूछ लें।
माँ को कितनी उम्र तक चेक करना चाहिए कि बच्चा ठीक नहीं बोल रहा और उसको बोलने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और वो डॉक्टर से कब रुजू करें? जी, इसमें ये कि कुछ तो पहले मिसकंसेप्शंस हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा, 2 साल तक नहीं बोल रहा, पेरेंट्स वेट करते हैं, और वो इसलिए वेट करते हैं कि वो उनके फैमिली आगे उसमें ये होता है कि हिस्ट्री में कि दादा दादी उसके जो चल रही होती हैं हिस्ट्री में, वो लेट बोल रहे हैं। कज़न लेट बोला तो मेरा बच्चा भी लेट बोलेगा, बोल लेगा, ठीक है, लेकिन आपने इसमें नहीं जाना। इससे ये जो भी मैंने पहले एग्जांपल दी थी, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, स्माइलिंग की, रिस्पॉन्स की, आप ये सारी चीज़ें भी चेक करें। दिस इज़ लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद स्पीच आती है, पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद बच्चा बोलना शुरू करता है, ठीक है। तो आपने इसमें पहले तो डिफरेंस देखना है कि लैंग्वेज क्या है और स्पीच क्या है, ठीक है। तो अब वो होता है कि बोल भी नहीं रहा, तो उससे पहले किसी चीज़ में रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। लैंग्वेज में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 किस्म के रिस्पॉन्स आते हैं। एक ये कि बच्चा बोल के बताता है, और एक होता है कि नॉन वर्बल का वो कम्युनिकेशन अंदाज में एक्सप्रेस करता है। यस, तो वो उसमें हमारे जेस्चर्स भी आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ चाहिए तो मैं इस तरह का जेस्चर शो करूँगी, ठीक है। तो दिस इज लैंग्वेज, तो ये जेस्चर उसमें आ जाते हैं। तो क्या बच्चा ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेरेंट्स को ये सारे बर्थ के बाद ही देख लेने चाहिए। और ये कि बच्चा जो 1 साल का होता है वो जेस्चर स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 1 साल से अगर मैं पहले की एग्जांपल दूं, 8-9 महीने का बच्चा आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप क्लैपिंग करें तो वो आपके पीछे ऐसे करता है, ठीक है। तो वही साइंस है कि वो आपको कॉपी कर रहा है, यानी आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, और उसके बाद ये उसका वो कम्युनिकेशन है। वो लाजमी नहीं है कि वो आपको बोल के बताएगा, वो आपको नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपने इसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी देखनी है, जज करनी है, देखनी है, और उसके बाद फिर आपने उसमें आना है कि 2 साल तक या क्यों नहीं बच्चा बोला, तो आपने उसको दिखाना है किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को। बिल्कुल ठीक है। सो मेरा ख्याल है जिन किसी भी हमारे लिसनर का सवाल था काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि इस बात का इंतज़ार किया जाए कि फैमिली के बाकी मेंबर्स जो हैं वो इतने टाइम में उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये बच्चा भी इतने टाइम में बोलेगा। बल्कि अगर इस सिलसिले में अगर आप अपने बच्चे को असेस करना चाहते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि आप जो भी एक्शन उसके सामने कर रहे हैं तो उस पर वो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा। आप अगर उसको गुदगुदा रहे हैं तो उस पर वो स्माइल कर रहा है, नहीं कर रहा। आप उसको बुला रहे हैं तो वो आपकी तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा। आप उसके साथ अगर किसी भी किस्म का कोई उसके सामने एक्शन करते हैं, क्लैप करते हैं या कोई किसी और किस्म का एक्शन करते हैं तो बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये जितने भी नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस होंगे, साइंस होंगे, ये तमाम के तमाम जो हैं वो बच्चे को एसेस करने के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जो कि एक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हो सकता है, तो उसमें यकीनन किसी नॉलेज से, किसी एक्सपर्ट से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, एक और सवाल ये है कि वालिदैन को क्या अपने बच्चों की रिपोर्ट आने से पहले आपको चेक करवाने के लिए साथ लेकर आएँ तो वो रिपोर्ट क्या हो सकती है? यानी कि रिपोर्ट्स आने से पहले, लेट से अगर कोई बच्चे का कोई इशू है तो उसकी वो क्या रिपोर्ट आने से पहले वो आपके पास आ सकते हैं वो बच्चे को चेक करवाने के लिए, या रिपोर्ट साथ होना और उस बच्चे का भी साथ होना ज़रूरी है? Okay. अच्छा, अगर इसमें हम रिपोर्ट्स को ही पहले डिफ़ाइन करें कि आप किस किस्म की रिपोर्ट्स की बात करें। कुछ क्योंकि हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं वो ये रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आते हैं कि बच्चे के ब्रेन में ये है, तो वो आप अगर आप उस रिपोर्ट्स की बात करें तो वेल एंड गुड, आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से बच्चे को डायग्नोसिस करवा के आते हैं, जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो वो डायग्नोसिस पेरेंट्स ये करते हैं कि ट्रीटमेंट से ज़रूरी उनको डायग्नोसिस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि डायग्नोसिस हो जाए हमारे बच्चे का कि इज ही विद ऑटिज़म और नॉट, ठीक है। तो अगर आप उस रिपोर्ट्स की बात करें तो ये लाजमी नहीं है, ठीक है। हम लोग स्पीच एंड लैंग्वेज के लिहाज से अगर मैं अपनी बात करूं तो हम स्पीच एंड लैंग्वेज के लिहाज से बच्चे को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये न्यूरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है या किसी साइकोलॉजिस्ट की है
तो आप लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज़ हम आपको उससे पहले इवेलुएट करके बच्चे को असेस करके उसके बाद आपको अगर कुछ रिकमेंड करना हो कि आपने ये वाली टेस्ट करवा के लेकर आना है या रिपोर्ट लेकर आनी है, तो उसको उसके बाद भी हम आपको बता सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है ये नहीं कि आप लोगों के अपने असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो देयर इज नो नीड। हाँ, तो उसमें रिपोर्ट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग अपनी तसल्ली के लिए वो रिपोर्ट्स ला के सेकेंड ओपिनियन भी अगर कहीं आप चेक करवाना चाहते हैं तो वो आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं। साजिद साहब सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा 3.5 साल का है, कुछ अल्फाज बोलता है, बातें सारी समझता है, जबकि मेरा पहला बच्चा 5 साल की उम्र में ठीक से बोलना शुरू हुआ है। तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या रिकमेंड करना चाहेंगी इनको? जो इनका दूसरा बच्चा है वो 3.5 कुछ वर्ड्स जी, बोल रहा है। पहला बच्चा जो है वो इनका 5 साल में ठीक हो गया था, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो अभी तक 3.5 बरस का हो चुका है, लेकिन अभी कुछ वर्ड्स बोलता है, लेकिन बातें सब समझ लेता है। ओके, इसमें ये कि कुछ अगर वर्ड्स बोल रहा है और समझ बूझ बच्चे की बिल्कुल ठीक है, और कुछ वर्ड्स अगर वो अदा कर रहा है, ठीक है, तो आपने इसमें ये करना है कि उसके वर्ड्स को आप, जाहिर सी बात है अभी आप ये देख रहे होंगे कि बच्चा जुमलों में क्यों नहीं आया, या वो 2 से 3 जो अल्फाज का मजमूआ है वो क्यों नहीं बोल रहा। तो आपने ये इसमें देखना है कि उस बच्चा जो भी 1 वर्ड अगर बोल रहा है ना, आपने उसको एक्सपेंड करना है, यानी मज़ीद बढ़ा देना है, ठीक है। वो आपको देखेगा कि आपने क्या बोला है, तो वो आगे से उसको मज़ीद एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर आप जो इसमें भी आपने बिल्कुल नहीं जाना कि 5 साल पहले वाला जो बच्चा है उसने लेट बोला या लेट वो किया तो हमने दूसरे पे तवज्जो नहीं देनी। दूसरे में भी आपने यही रखना है कि आप उसको मज़ीद उसके साथ एक्टिविटीज़ करें, उसके साथ इंटरेक्शन करें, और उसके अलावा आप उसको जितना एक्सपेंड कर सकते हैं आप उस बच्चे के साथ एक्सपेंशन में काम करें। यानी उसके जो अगर 1 वर्ड बोल रहा है तो आप उसको 2 से 3 वर्ड्स अदा करके दिखाएं, क्योंकि वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, तो आपको ही फॉलो करेगा और वो आगे सीखेगा, ठीक है। सही सही। एक और सवाल ये है कि मेरा बच्चा खेलने कूदने में तो ठीक है, मगर जब उसे पानी पीना होता है तो वो मम कहकर इशारा करता है कि मुझे पानी पीना है, तो क्या ये बच्चा ठीक है या इसको फर्दर किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है? ठीक है, इसमें बच्चे की एज डिपेंड करती है कि बच्चे की एज क्या है। एज अगर बच्चा 1 साल का है फॉर एग्जांपल, और अगर वो पानी को देख के मम बोल रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन मैं अगर मिसाल दूं कि अगर 6-5 साल का है एंड वो उस वक्त भी मम बोल रहा है, तो फिर उसमें यह है कि बच्चे के पास क्या वोकैबुलरी डेवलपमेंट, जिसकी हम बात करते हैं कि बच्चे को हम वोकैबुलरी भी साथ साथ दे रहे होते हैं, तो क्या बच्चे के पास वो वोकैबुलरी नहीं है? अगर 5-6 साल का बच्चा है तो क्या वोकैबुलरी नहीं है और वो अभी तक वही 1 ईयर की स्टेज में स्टक है और वो अभी तक स्टिल मम बोल रहा है, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें यह है कि एज नहीं पता, तो अभी मैंने ये जो डिफरेंस बताया है तो वो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अंदाज़ा आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे मिस्मारी ये बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को, भी हमने काफ़ी सारी बात की कि क्या क्या बच्चे को सिखाना चाहिए, किस तरह से सिखाना चाहिए, एज फैक्टर उसमें यकीनन मैटर करता है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो अवॉइडेंस में आती हैं, वो बच्चों को ना सिखाई जाएं जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही होती है? तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीइंग एक्सपर्ट आप इस चीज़ को कहेंगी कि वो बच्चों को ना सिखाई जाएं, वो उनको ना बताई जाएं? जी, इसमें ये कि सबसे पहले जो कि हमारे पास मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो जिसके साथ आते हैं, पहले मैं उसका जिक्र कर लेती हूँ। स्क्रीन टाइम बहुत एक ये आजकल वजह बनी हुई है जिससे बच्चों की जो लैंग्वेज है उसमें हिंड्रेंस आ रही है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आ रही है। वो ये है कि जैसे कि, तो उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे बच्चे 8-9 महीने के हैं, नॉट ईयर्स, 8-9 या 6 मंथ्स का भी जो बच्चा है वो स्क्रीन के साथ एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि जो उसके जो सेंसेस हैं, जो उसकी जो एज है सेंसरी मोटर्स, मतलब अपने सेंसेस से एक्सप्लोर करने की, जो बच्चा होता है ना कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 6-7 मंथ्स एक्सप्लोर करता है, लेकिन अगर हम उसको एक्सपोज उस टाइम कर दें स्क्रीन से तो वो उसकी जो एक्सप्लोरेशन का अमल है वो नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपनी सेंसेस को यूज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो रही है बच्चों की स्क्रीन के साथ। तो वो फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को बाहर जो नीड है उनकी कम्युनिकेट करने की, इंटरेक्ट करने की, वो उनकी डेवलप नहीं होती।
तो वो फिर जो बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा ये है कि जो स्क्रीन में वो सीखते हैं वो ही सीखते हैं, वो बोल लेते हैं, उसके अलावा जो हम कोशिश कर रहे होते हैं उसको कुछ सिखाने की, कुछ बुलवाने की या कुछ समझाने की, वो नहीं करते। तो क्या इसकी क्या वजह हो सकती इसकी ये है कि बच्चों की नीड ही नहीं डेवलप हुई भी, क्यों अब उनका सारा जो उनका एक्सप्लोरेशन का अमल था सेंसेस को यूटिलाइज करके, एक्सप्लोर करके, बोलने की, समझने की, तो वो उनका स्क्रीन टाइम के उसमें चला गया। तो वो बच्चा अपना सिर्फ आइज को, विजन को यूज़ कर रहा है, एक सेंस को यूज़ कर रहा है और उसी में बाकी सेंसेस उसकी नहीं हुई और वो फिर बढ़ते 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 जब उसमें आप देखें ब्रेन भी डेवलप हो रहा है बच्चों का, टिल 3 इयर्स तक बच्चे ग्रो करते रहते हैं, तो वो क्या होगा कि वो उसी स्टेज में स्टक हो जाते हैं। तो फिर वो जो उनकी बाहर कम्युनिकेशन है वो उनकी उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम जो है वो एक इसका फैक्टर है जिसको अवॉइड करना चाहिए। और क्या इसके अलावा भी कुछ मजीद फैक्टर्स? इसके अलावा भी ये है कि हम बच्चे जैसे मैंने कहा था कि बच्चे हमें ऑब्जर्व करके सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो इसमें ये कि हम जैसे आपस में बात करें, कोई हंसी मजाक में बच्चे के सामने हम करवा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नेगेटिव अमल जो कि अप्रोप्रिएट ना हो वो हम बच्चे के सामने करें, वो बच्चा सीख रहा है, तो इस तरीके को भी हमने अवॉइड करना है। और जैसे ये कि बच्चे अर्ली ईयर्स में तोतला बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम उन्हें भी आगे से तोतला बन के जवाब दें, ठीक है, तो वो उनका ये जो अमल है बोलने का कि हमने भी वही स्ट्रेंथन हो रहा है ये अमल, तो वो और रीइंफोर्स हो जाता है कि हाँ मैंने भी इसी तरीके से बोला, आगे से पेरेंट्स ने भी इसी तरीके से जवाब दिया। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें बच्चों को स्टार्ट जो उनके डेज हैं, जो ईयर्स हैं, उसी पैटर्न में उसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, मतलब वो सीख सारा कुछ रहे लेकिन उसको हाउ टू स्ट्रक्चर ये पेरेंट की जिम्मेदारी है कि हमने उसको कैसे लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें सिखानी है, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है और क्या करवाना है। सही। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर बच्चा अगर लेट से कुछ थोड़ा सा भी बोलता है तो उसको अप्रिशिएट करना, ना कि उस चीज़ पे हंसना कि ये देखो इसने क्या बात कर दी, तो ये भी मेरा ख्याल है ये चीज़ होनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे का किसी भी तरह से मजाक ना बनाया जाए। बच्चे का भी मजाक ना बनाया जाए और बच्चे के सामने किसी और का भी मजाक ना बनाया जाए, ठीक है, तो ये बच्चे सीख रहे होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब वो बोल रहा है जिस तरीके से, या कुछ बच्चे ये कि इसमें मैंने तोतलेपन की एग्जांपल दी आपको। एक होता है कि हकलाहट, एक एज आती है कि बच्चे थोड़ा बहुत हकलाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, और घर में उर्दू, बाहर इंग्लिश, तो वो थोड़ा बहुत हकलाहट का भी वो आ जाता है। अगर हम उनके सामने भी हकला के बोलेंगे या किसी और के साथ बोलेंगे तो वो उनका वहाँ पर भी स्ट्रेंथन हो जाता है, और तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिस मारिया, हम यहाँ पे अगर अपने सामीन के लिए जो कुछ मटेरियल आप लेकर आई हैं तो ये भी अगर हम डिस्प्ले करें और उनको बताएं कि क्या इसकी अफादियत है। यस, इसमें ये है कि मेरे पास ये प्रेडिक्शन कार्ड्स हैं। प्रेडिक्शंस ये हैं कि अर्ली ईयर्स में मैं इसकी इंपॉर्टेंस पहले बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सप्लोर करने देना चाहिए बच्चों को। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बैलून की एग्जांपल लेती हूँ कि बैलून के साथ बच्चा खेल रहा है, तो उसमें ये है कि हम ये उसको ये सिखा सकते हैं कि बैलून फट जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, मतलब बच्चे के साथ हर किस्म का इंटरेक्शन होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि ये दिस इज़ रेड बैलून, ये हर चीज़। तो बच्चा ताकि एक्सप्लोर करे कि अगर वो बैलून के साथ खेल रहा है तो व्हाट हैपेंड इफ़ ये फट जाए, ठीक है, तो बच्चे को पता हो कि ये फट जाएगा तो क्या होगा। तो ये इसी वजह से। तो अब जैसे ये मेरे पास कार्ड है कि दिस इज़ कि बच्चे को चोट लगी है, ठीक है, बच्चे को चोट लगी है तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है, कि क्या होगा आगे। तो वो बताएगा कि पट्टी होगी या डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि बच्चा प्रिडिक्ट करे कि कुछ आगे भी हो सकता है। तो अब इसमें ये कि मैंने बैलून की एग्जांपल दी और चोट की एग्जांपल दी। इसके अलावा क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा पानी पी रहा है, ठीक है, और पानी उसके ऊपर अगर ये गिर जाता है तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो आगे से टॉवल से साफ करेगा या किसी भी चीज़ से साफ करेगा। तो पानी गिर जाए पीते पीते तो क्या हो सकता है। तो वो बच्चों को ये प्रेडिक्शंस भी सिखानी चाहिए इस तरीके से।
और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, अगर बच्चों जैसे कि कुछ पेरेंट्स के पास ये कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, कि बच्चों को कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो इसमें ये है कि आप जो घर की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बैलून की एग्जांपल दी थी, वो बच्चों के पास घर में अवेलेबल होता है, तो आप उससे करवा सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमारे पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद हों। आप पानी जैसे पानी बच्चा कोई पी रहा है, गिरा देता है, तो आप उससे उसी वक्त बताएं कि क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली वो सब चीजें करके हर चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं बच्चों को, सो डैट उनकी नॉलेज में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ डेवलप हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रही हैं उस्मा वहीद भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और इसके अलावा एक और सवाल ये है कि जी CDC में ना बोलने वाले बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो किस हवाले से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, और अमूमन जो CDC में बच्चे आते हैं उनको स्पीच के हवाले से किस तरह के मसाइल पेश आते हैं, तो ये थोड़ा सा CDC के हवाले से बताएं कि स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, और जो स्पीच के हवाले से बच्चे आते हैं वो किन मसाइल के साथ आते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जो बिल्कुल बच्चे बोल नहीं पाते, ठीक है, उसमें ये है कि हम लोग जैसे अभी आज का जो टॉपिक है लैंग्वेज, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट से, ठीक है, कि जो बच्चा हम जो उसके साथ काम करवा रहे हैं, क्या उसकी वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बोलने का अमल बाद में होता है, ये पहले उसका रिस्पॉन्स, क्या हम जो उसको दे रहे हैं वो उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इसमें कि हर चीज़ को लेके चलते हैं। बच्चों के साथ स्टार्ट में अर्ली ईयर्स में प्ले थेरेपी चलती है, ठीक है। प्ले थेरेपी, प्ले के थ्रू हम बच्चों की लैंग्वेज डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, और देन उसका इजहार, ठीक है। और ये नहीं कि जैसे अब मैं बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, 3 साल का बच्चा और बिल्कुल नहीं बोल पा रहा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वी वर्क ऑन द वर्ड्स, ठीक है, जो कि बहुत बात का अमल है। बच्चा अभी कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया था कि 6 माह में बच्चा बैबल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हम पहले उसको वो वाली साउंड्स या वो वाली चीज़ें सिखाते हैं जो कि अर्ली ईयर्स में या 4-6 माह में जो बच्चा कर लेता है, हम पहले उसको वो सिखाते हैं, देन वी विल गो अप, ठीक है। तो इसमें ये है, और लैंग्वेज पे काम करते हैं, देन स्पीच पे, साउंड पे फिर लेवल पे काम करते हैं, देन वी विल गो फॉर द वर्ड। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा साउंड लेवल कर रहा है, ठीक है, फिर उसको हम सिलेबल पे लेकर आते हैं, देन उसको वर्ड पे लेकर आते हैं, कि बच्चा एटलीस्ट जब भी वो कोई आइटम देखे अपने सामने, ऑब्जेक्ट देखे, तो वो उसको बोले, एटलीस्ट अगर पूरा वर्ड नहीं बोला, साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो वो साउंड लेवल से स्टार्ट करके बच्चा आहिस्ता आहिस्ता करके वर्ड पे आता है, देन हम उसकी फ्रेज पे काम करते हैं, देन सेंटेंसेस, एंड देन सो ऑन। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फेजेस में थोड़ा थोड़ा करके जो है बच्चे को उस चीज़ पे लाया जाता है। मिस मारिया, अभी पूछने को तो बहुत कुछ है, लेकिन डेफिनेटली हमें थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को के स्केड्यूल को देखना होता है, अपने टाइम को देखना होता है, उसको मैनेज करना होता है। आखिर में मैं अभी प्रोग्राम के अख्ताम से पहले एक तो मैं अपने सामीन के साथ ये नंबर शेयर करना चाहूँगी। सामीन, अगर आपके अराउंड या आपके घर में कोई भी इस तरह का बच्चा मौजूद है जो कि आज आपने एक्सपर्ट से सुना कि किस तरह के स्पीच के इश्यूज़ आ सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से कैसे इस चीज़ को एसेस किया जा सकता है कि बच्चा जो है इस मसले का शिकार है, तो उसके लिए अगर आपके अराउंड कोई भी ऐसा बच्चा यहाँ आपके इर्द गिर्द मौजूद है तो आप उसको CDC में लेकर आ सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, जिसका नंबर आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जहाँ पे हमारा फेसबुक पे हमारा ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे भी अनाउंस कर देती हूँ, इसका नंबर है 0320-7865-333, 0320-7865-333। और इसमें अगर मिस मारिया आप एड्रेस भी बता दें कि अगर कोई पर्सनली आप लोगों को विज़िट करना चाहे तो वो किस एड्रेस पे आप तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा वेस्टरिज 1 में है, अताउल हक रोड में। वेस्टरिज 1 में अताउल हक रोड पे ये चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ये मौजूद है। आप वहाँ पे आके इन पर्सन जो है वो फर्दर कंसल्टेशन कर सकते हैं। आखिर में मिस मारिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे सामीन के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें, स्पेशली जो हमारा आज का टॉपिक है उसके हवाले से। पेरेंट्स के लिए मैं दूंगी, क्योंकि जो अर्ली ईयर्स हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक था, वो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए यही है कि आप अर्ली ईयर्स में बच्चों को जो सिखा सकते हैं, क्योंकि वो उनका ग्रोथ का टाइम भी होता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट का भी वो एक टाइम पीरियड होता है। तो आप अपने बच्चों को जितना सिखा सकते हैं
वो आपने सिखाना है, ठीक है। आपने ये वेट नहीं करना कि 3 साल तक बच्चा नहीं बोला तो इट्स फाइन, या समझ नहीं रहा तो इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री रही भी होती है। तो आपने जो भी आपको ट्रिगरिंग फैक्टर लग रहा है कि इस वजह से बच्चा नहीं बोला, तो आप किसी भी स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और ये है कि अपने बच्चे को इग्नोर नहीं करना, कि अगर कुछ इस तरह के आपको अवामिल नज़र आ रहे हैं कि जो कि आपको लगे कि ये प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंडली लास्ट में ये है कि बच्चे के साथ जितना इंटरेक्शन आप करेंगे अपने बच्चों के साथ अर्ली ईयर्स में, वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग में उनके जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिस मारिया नवाब कि आप आज हमारे इस शो में तशरीफ़ लाई, और आज हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात की कि बच्चे की जो अवाइल उम्री या उसकी जो बच्चे के जो शुरू के साल होते हैं वो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसमें पेरेंट्स अपना किरदार जो है वो किस तरह से निभा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आए, और उम्मीद करते हैं कि ये CDC टाइम का जो हमारा ये सिलसिला है ये इसी तरह से जारी रहेगा, और मज़ीद कुछ टॉपिक्स पे हम इसी तरह से अपने सामाईन के साथ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। सामाईन, यहाँ पे मैं आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।